फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है लाइफ ऑन द अर्थ, ये इस किताब की लास्ट इकाई है। इस इकाई के तहत हम जो है पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता और उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये बायोज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो हमें मालूम है कि पृथ्वी जो है जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है। अभी तक हमने जो है 3 परिमंडलों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में हमने अध्ययन जो वो कर लिया है। तो आज जो हमारा अध्ययन रहेगा वो जैव मंडल के ऊपर, बायोस्फीयर के ऊपर रहेगा। पृथ्वी पर जीवन लगभग प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है, चाहे वो इक्वेटर लाइन हो, चाहे समुद्र की गहराइयाँ हो, या वायुमंडल की कई किलोमीटर तक का क्षेत्र हो, या बर्फीले क्षेत्र हो। हर एक जगह पर जो है वो जैव मंडल जो है वो पाया जाता है, क्योंकि जीवन जो है वो पाया जाता है। ओके, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जो है, अगर हम अर्थ को देखें 2 बिलियंस ईयर्स एगो, साइनो जो बैक्टीरिया की शुरुआत हुई सबसे पहले। उसके बाद 1 मिलियन ईयर्स एगो के बाद लाइकन्स जो है वेजिटेशन के रूप में। उसके बाद 500 मिलियन ईयर एगो में जो है फॉर्म्स के रूप में। और आज टुडे जो है हमारी अर्थ इस प्रकार से दिखाई देती है एज ए लैंड वेजिटेशन के रूप में जो है हमारे को, जिसके ऊपर वृक्ष और बहुत सारे प्लांट जो है वो उपलब्ध हैं। तो कहाँ से साइनोबैक्टीरिया की शुरुआत होके आज हमारे को एक प्रॉपर एक वेजिटेशन जो हमारे को दिखाई देती है। अब देखते हैं कि जैवमंडल होता क्या है, बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। इट कैन आल्सो बी टर्म्स द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, a closed system apart from solar and cosmic radiation and heat from the interior of the earth and largely self-regulating is called the biosphere। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैवमंडल से हमारा यह अभिप्राय है, पृथ्वी के उस भाग से है जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। यदि हम प्रसिद्ध भूगोलवेता मंकहाउस को जो है वो की डेफिनेशन देखें तो उनके अनुसार जैवमंडल भूपृष्ठ तथा उसके साथ लगने वाले वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के जीव जो वो रहते हैं। सभी प्रकार के जैवमंडल में सभी जीवित प्राणी रूपों, वनस्पति एवं जीवों का जो वो साम्राज्य है। यह जो है भूपृष्ठ के जो है तीनों भौतिक मंडलों में, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के संपर्क में स्थित है। जैवमंडल की परत पतली है परंतु अत्यधिक जटिल है। यह मंडल लंबवत रूप से महासागरों की गहराइयों से लेकर वायुमंडल की ऊपरी परतों, जहां पर जीवन संभव है, तक ये फैला हुआ है। किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत में जो संभव है। अतः ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैवमंडल में क्षैतिज रूप में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। हम भी जो है इसी जैवमंडल के जो है, मनुष्य भी जो है इसी जैवमंडल का जो एक भाग है। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो है 10 लाख किस्म के प्राणी और 3 लाख किस्म के पेड़ पौधे जो है वो मौजूद हैं। एक अनुमान के अनुसार इतने जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है वो उपलब्ध हैं। मानव भी जैवमंडल का अंग है और इसी के ऊपर जो है वो आश्रित है। ओके, इसी कारण जो है, इस जैवमंडल के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है एक जो है अद्वितीय जो है ग्रह है। संभवतः आज तक जो है किसी और अन्य ग्रह, जितने हमने ग्रह आज तक ढूंढे हैं, उनके ऊपर अभी तक जो जीवन जो है वो संभव नहीं है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास इकोलॉजी। पारिस्थितिकी क्या होती है? इकोलॉजी क्या है?
इसको किस तरह से हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैवमंडल में रहने वाले सभी वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत जो एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं पर्यावरण तथा जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को हम जो है वो के अध्ययन को हम जो है वो हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से बना है, आयोकोस और लॉजी। आयोकोस का जो मतलब होता है वो है घर, लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान के अध्ययन से है। तो इस तरह से अर्थ हो गया हमारे पास इकोलॉजी का जो पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जीव जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है, उसको हम जो है इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जर्मनी के प्राणी शास्त्र जिनका नाम अर्नेस्ट हैक्कल 1869 में उन्होंने जो है इस शब्द का जो है वो यूज़ किया था। और वर्तमान में संदर्भ में देखें तो हम जो है पारिस्थितिकी को जीवधारियों के आपसी और उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि परितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो परितंत्र जो है दो प्रकार का होता है। पहला जिसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक, जलीय। ये परितंत्र के दो प्रकार हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो हमारा स्थलीय परितंत्र है उसको हम पुनः जो है बायोम में जो है वो विभक्त करते हैं, बांट देते हैं। बायोम का यहाँ जो मीनिंग है पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है। ओके, जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है और पृथ्वी पर, दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि अपने पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र बायोम जो है वो कहलाते हैं। इनको हम जो है वो बायोम के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, अब एक जो बायोम होता है सबसे बड़ा स्थलीय समुदाय है। वर्षा है, ताप परिसर है, मृदा की प्रकृति है, अवरोध है, अक्षांश है एवं ऊंचाइयां। बायोम की प्रकृति की सीमा ये निर्धारित करते हैं और इस प्रकार से प्रमुख परितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा भी परितंत्र के जो एक भाग है। तो ये तो हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल जिसको हम स्थलीय परितंत्र बोलते हैं। अब उसके बाद जलीय परितंत्र दो प्रकार का होता है। अब जलीय परितंत्र में जो हम एक होता है समुद्री परितंत्र और दूसरा होता है ताजे जल का परितंत्र। समुद्री परितंत्र के तहत हम जो है महासागरीय तटीय क्षेत्र, जल नदमुख, प्रवाल भित्तियाँ, ये सभी जो है इसी परितंत्र में जो है शामिल आते हैं। और दूसरी ओर जो ताजे जल के परितंत्र है उसमें आता है हमारा झीलें, तालाब और सरिताएं जो हैं इसके अंतर्गत या फिर दलदल जो है वो शामिल है। अब परितंत्र जो है किस प्रकार से काम करता है, जो हमारा इकोसिस्टम है किस प्रकार से जो वो काम करता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। परितंत्र की कार्यप्रणाली तथा उसकी संरचना का संबंध परितंत्र में पाए जाने वाले पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों के वर्णन के रूप में किया जाता है। प्रत्येक परितंत्र में जैविक, अजैविक कारक होते हैं। अजैविक या भौतिक, एबॉटिक फैक्टर्स कारकों में जैसे शामिल है तापमान है, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, आर्द्रता है, मृदा की स्थिति है। व अजैविक अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि शामिल है। जबकि अजैविक कारकों में जो है उत्पादक और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता तथा घटक जो है वो शामिल है, जो इस डायग्राम में आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं तो सन जो है सबसे बड़ा जो है एनर्जी का स्रोत है। उसके बाद जो है ये हरित पादप
की शुरुआत हुई, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। उसके बाद द्वारा से जो है जो हरित पादप है और तृतीय उपभोक्ता है वो मृत अवशेषों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद अमृत अवशेष जो है को जो है अपघटक जो है उसमें लग जाते हैं और उस तरह से एक जो है वो हमारे पास एक फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इकोसिस्टम जो है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उत्पादकों में सभी हरे पौधे शामिल होते हैं। ओके, मालूम है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट पैदा करते हैं तथा प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, इसीलिए हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम प्राथमिक जिनको जो है प्रथम जो है उत्पादक जो है उनको जाना जाता है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये क्या है। और जो हमारे उत्पादक कहलाते हैं, पशु जो इन्हें भोजन के रूप में खाते हैं वो क्या है, उपभोक्ता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता आ जाते हैं। डायग्राम में आप जो वो देख रहे हैं। अब उसके बाद जैसे कि शाकाहारी जीव जैसे कि गाय है, बैल है, हिरन है, भेड़ बकरी है और जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन अथवा इसको हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी जीव जैसे कि बाघ है एवं सिंह, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और बाघ तथा नेवला जैसे जीव मांसाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं, इन्हें चरम स्तर के मांसाहारी कहते हैं। कौवा हुआ, गीध है, जैसे अमृत जो जीव अमृत हैं वो जीवों पर जो है निर्भर करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। और कुछ अन्य अपघटकों में शामिल है बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीवाणु है, मृतकों के अपघटित कर उन्हें जो है सरल पदार्थों में जो है वो परिवर्तन जो है वो कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है एक जो है वो परितंत्र जो है वो बन जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला से हमारा क्या अभिप्राय है, खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या है। खाद्य श्रृंखला में हम देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला इतनी सरल नहीं होती, जो फूड चेन है इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर जैसे कि प्रत्येक जीव विभिन्न प्रकार के जीवों से प्राप्त अनेक प्रकार का भोजन जो है वो कर सकता है और कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे के रूप में जो है वो बन जाती हैं। अब इसमें हम देखते हैं जैसे कि हमारे उत्पादक पौधे हैं जिनको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, शाकाहारी जीवों द्वारा खाए जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और मांसाहारी जीवों द्वारा खाए जाते हैं और बहुत सारे जीव का वो अपघटक जो है उसको प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर पौधों का भोजन करने के लिए वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है। ओके, इस डायग्राम में आप जो है वो देख सकते हैं। इसमें ये हमारे प्रथम जो है इस भाग में देखें आप जो है ये प्रथम, फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद आप देखें इसमें थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि उदाहरण के लिए पौधों का भोजन करने वाला एक कीड़ा मेंढक का भोजन है और मेंढक सांप का भोजन है और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है और यह खाद्याक्रम और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक फूड चेन, जिसको हम जो है वो बोलेंगे। ओके, तो अतः एक परितंत्र के बीच में खाद्य श्रृंखला एक दूसरे साथ जुड़े होते हैं। जिस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रथम उत्पादक, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में, उसके बाद थर्ड और उसके बाद जो है फोर्थ। इस प्रकार से हमारी जो है एक फूड चेन जो है वो बन जाती है। इसमें डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि प्रथम उपभोक्ता है, उसके बाद द्वितीयक और तृतीयक और उसके बाद आपके लास्ट में जो है जो डिकम्पोजर, जिनको जो अपघटक कहा जाता है, वो इसमें शामिल है। इस प्रकार से हमारा जो है एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है और हमारे जो है जो परितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, इस तरह से जो है वो नेचर में जो है वो काम करता है। अब इसमें देखें ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। अब फ्लो ऑफ एनर्जी का अभिप्राय है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो अपने अंगों में ऊर्जा के संचारण द्वारा कार्य करता है, जिसमें कि प्राकृतिक जो चक्कर जो है वो क्रियाशील रहते हैं। पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य से प्राप्त होने वाला
सौर विकिरण है और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भोजन के रूप में एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया के एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ही हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी बोलेंगे, ऊर्जा का प्रवाह हम जो है वो बोलेंगे। आप इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से सन की एनर्जी, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस प्रकार ये एक तरह का ऊर्जा का जो है वो फ्लो जो है वो, जिसको हम फ्लो ऑफ एनर्जी बोलेंगे, वो ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर जो है वो होता रहता है। इसके बाद आता है हमारे पास जो है फूड वेब आता है, खाद्य जाल आता है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो खाद्य जाल है वो जो है वो इतना सरल नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है विभिन्न प्रकार के जीवों से भोजन प्राप्त कर सकता है। कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कई खाद्य श्रृंखलाएं, हर एक का भोजन जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई एनिमल, हर एक प्रकार के एनिमल किसी न किसी एनिमल के ऊपर जो है वो डिपेंड है। तो इनमें प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध जो है वो जटिल हो जाता है। तो इस प्रकार एक खाद्य जाल जो है वो बन जाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि एक शाकाहारी जीव विभिन्न प्रकार के पौधों और पौधों के उत्पादों का उपभोग करता है। बाघ के अतिरिक्त अनेक प्रकार के जानवर शाकाहारी जानवरों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि दीमक है, जोंक है तथा खून चूसने वाले कीट पतंगे हैं। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों के ऊपर निर्भर हैं। अब भोजन की उपलब्धता एवं पसंद के अनुसार विभिन्न जीव जंतु प्रत्येक पोषण स्तर पर अपने से निम्न स्तर वाले अनेक जीवों से भोजन का संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए एक चूहा विभिन्न प्रकार की टहनियों, जड़ों, फलों तथा अनाजों से भोजन प्राप्त करता है। बदले में यह सांप द्वारा खाया जाता है, और सांप एक बाज द्वारा खाया जाता है। सांप, मेंढक और चूहा दोनों को ही वो खाता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला का एक जाल जो वो बन जाता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।